welcome back to my channel. This is Shubhra welcoming you all to our very new channel. आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो एडोलसेंस के ऊपर है, यानी कि किशोरावस्था, जहाँ पर हम समझेंगे कि किशोरावस्था एग्जैक्टली क्या है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्री एडोलसेंस क्या है, यानी किशोरावस्था से पूर्व की अवस्था को हम क्या बोलते हैं और वो क्या है, साथ ही साथ उसकी विशेषताएं क्या हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने वाला इंडिविजुअल प्री एडोलसेंस एज में है या फिर एडोलसेंस एज में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एडोलसेंस है क्या। तो हम देखते हैं कि एडोलसेंस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। इन एन इंडिविजुअल बोला जा रहा है कि किसी भी एक इंडिविजुअल में एडोलसेंस की शुरुआत कब होती है, कब हम माने कि सामने वाला पर्सन एडोलसेंस की फेज़ में है या किशोरावस्था की अवस्था में है वो। तो ये कह सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझिए, ये हम तब मान सकते हैं जब भी कि दैट पीरियड विच बिगिनस एट द एंड ऑफ चाइल्डहुड। एडोलसेंस की शुरुआत कब होती है, जब सामने वाले इंडिविजुअल का चाइल्डहुड जब होता है वो एंड की ओर होता है, यानी कि वो बाल्यावस्था से आगे बढ़ चुका है या फिर उसका बाल्यावस्था खत्म होने की अवस्था पे है। हम कह सकते हैं बाल्यावस्था जो है वो 12 साल की उम्र तक चलता है और जैसे ही हम लोग 13वें साल पर पहुँचते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एडोलसेंस फेज़ पर पहुँच गया है। और ये कब ख़त्म होता है, तो हम कह सकते हैं ये इट एंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड। जैसे ही आप अडल्टहुड में पहुँचते यानी 19-20 की एज में पहुँचते हैं तो हम कहते हैं कि आप एडल्टहुड फेज़ में पहुँच गए। तो उस समय आपका एडोलसेंस ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप एडोलसेंस फेज़ में कब है, जब आपका चाइल्डहुड फेज़ ख़त्म हो रहा होता है और आपका एडल्टहुड फेज़ बिगिन हो रहा होता है। तो इस दरमियान जो गैप है, इस दरमियान जो एज रेंज कर रही है, यानी कि 13 to 19 हम कह सकते हैं, 13 to 19 का जो एज है वो एडोलसेंस की अवस्था मानी गई है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं एडोलसेंस क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेज माना जाता है और इंडिविजुअल में एडोलसेंस किस तरीके से हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, जब सामने वाला इंडिविजुअल जब उसका चाइल्डहुड एंड हो रहा होगा और एडल्टहुड की बिगनिंग हो रही होगी तो हम कह सकते हैं कि वो एडोलसेंस फेज से है। यानी कि अगर हम माने तो 13 to 19 ईयर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं एडोलसेंस फेज या एडोलसेंस एज। ओके, चलिए अब हम आगे की स्लाइड को देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वी कैन से दैट एडोलसेंस इज़ द फेज, वी कैन से दैट एडोलसेंस इज़ द फेज वेयर द यूथ इज़ लिविंग बिहाइंड द फेज ऑफ प्रोटेक्टिव चाइल्डहुड एंड इज़ बिकमिंग इंडिपेंडेंट। कहा जा रहा है कि एडोलसेंस एक वो फेज़ है जहाँ पर एक यूथ, एक युवा, एडोलसेंस यानी कि एक युवा, एक यूथ जो क्या कर रहा है, अपने प्रोटेक्टिव चाइल्डहुड को। ऑब्वियसली अगर आप बाल्यावस्था में हैं तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने सोशलाइज्ड ग्रुप जो हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आप उनके लिए एक प्रोटेक्टिव पर्सन है, आपको सब प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे आप प्रोटेक्टिव फील करते हो। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं एडोलसेंस का, और एडोलसेंस कब स्टार्ट होता है, जब आपका चाइल्डहुड ख़त्म होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्टिव चाइल्डहुड को छोड़ करके जब हम एक इंडिपेंडेंट बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस कह सकते हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो कहते हैं कि जब हम अपने प्रोटेक्टिव चाइल्डहुड एज को छोड़ करके इंडिपेंडेंट बनने की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो फेज़ क्या कहलाएगा, हमारा एडोलसेंस कहलाएगा। जैसे कि पहले प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एडोलसेंस क्या है, इट इज़ अ एज रेंज बिटवीन 13 to 19 ईयर्स। हम कह सकते हैं कि एडोलसेंस वो है जो 13 से 19 वर्ष की अवस्था तक चलते रहता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी हम लोग एडोलसेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली साइकोलॉजी की बात हो रही है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो एडोलसेंस को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया है एडोलसेंस को, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस डेफिनेशंस है अबाउट एडोलसेंस जो कि स्टैनली हॉल जी ने दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनका क्या कहना है एडोलसेंस के बारे में।
तो ये कहते हैं एडोलसेंस इज़ द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल कि ये एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर एक एडोलसेंस, एक किशोर जो होता है वो अपने आप में ही एक्सट्रीम स्ट्रेस को महसूस करता है, आंधी और तूफान की अवस्था कहना चाह रहे हैं स्टैनले हॉल कि एडोलसेंस एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर किशोर अपने आप में ही कई सारे बदलाव महसूस करता है, जहाँ पर उसे ना बच्चा माना जाता है ना उसे बड़ा माना जा रहा है। वो एक फेज़ है जहाँ पर वो खुद में ही कई सारे द्वंद्व से गुजर रहा होता है, जिस वजह से उसका नाम दिया गया है एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एक ऐसा अवस्था जो कि एक एक्सट्रीम स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था, आंधी और तूफान की अवस्था है। वो बगावत भी करना चाहते हैं और वो अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्टिव फेज़ में भी रहना चाहते हैं। तो कई सारी चीज़ हैं जो वो आपस में ही फील कर रहे होते हैं, जो वो बाकियों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्टैनले हॉल ने कहा है कि एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है जो एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का फेज़ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का स्लाइड क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे एक और साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन है। यहाँ पे E.A. पिल कहना चाह रहे हैं कि एडोलसेंस इज़ अ पीरियड। एडोलसेंस क्या है? एक पीरियड है ऑफ क्राइसिस फॉर द मेंबर ऑफ द सेम और अपोजिट सेक्स। ये 13 to 19 ईयर्स एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर हम पासर बाई में ही ऐसे कई सारे लोगों से मिलते हैं जिसे हम लोग क्रश का नाम देते हैं और हम उनके प्रति जो होते हैं आकर्षित महसूस करते हैं, वेदर वो अपने सेम सेक्स के हों या फिर अपोजिट सेक्स के हों। उस फेज़ में हम क्या करते हैं, उनकी तरफ अपना लगाव महसूस करते हैं, आकर्षण महसूस करते हैं। तो ये पिल कहना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर हम कई सारे अपोजिट और सेम सेक्स के लोगों के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, ठीक है, लगाव महसूस करते हैं। ओके चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एडोलसेंस क्या है। यहाँ पर हम बता रहे थे आपको कि एडोलसेंस के अलावा एक और फेज़ होता है जिसे हम प्री एडोलसेंस कहते हैं। मतलब एडोलसेंस फेज़ स्टार्ट होने से पहले ही एक टीनेजर फेज़ आता है जहाँ पे हम कई सारे बदलाव को महसूस कर सकते हैं, जिस फेज़ से हम सब लोग गुजर चुके हैं, जिसको कुछ ऐसे चीज़ें बदलाव होती हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन ही फील कर सकता है, जिसको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर वही है, उस फेज़ को हम प्री एडोलसेंस का नाम देते हैं, जहाँ पर देख रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स who are 13 and 14 years of age are generally called pre-adolescents। जो भी बॉय या फिर गर्ल 13 से 14 वर्ष की आयु में है, उस एज ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्री एडोलसेंट्स, ठीक है, प्री एडोलसेंट्स। लेकिन प्री एडोलसेंस क्या है? प्री एडोलसेंस रेफर्स टू द एंड ऑफ द लेटर चाइल्डहुड। जो लेटर चाइल्डहुड का मतलब नहीं समझते हैं उनको बता दूं कि लेटर चाइल्डहुड एक फेज़ है जो कि 6 से 12 वर्ष की आयु तक चलती है। तो जब भी प्री एडोलसेंस की बात करें तो क्या है वो कि जहाँ पर आपका लेटर चाइल्डहुड फेज़ ख़त्म हो रहा होता है और बिगिनिंग ऑफ द एडोलसेंस फेज़ हो रहा होता है। बिगिनिंग ऑफ एडोलसेंस फेज़ कब हो रहा था? आपका एडोलसेंस कब स्टार्ट हो रहा था? 13 ईयर्स से में स्टार्ट होता है और 19 में जाकर वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्री एडोलसेंस फेज़ क्या है? जब आपका एंड हो रहा है लेटर चाइल्डहुड पीरियड, यानी कि 6 से 12 वर्ष की आयु आपकी समाप्त हो रही है और आप 13वें वर्ष की आयु में जा रहे हैं, तब आप क्या कहलाएंगे, प्री एडोलसेंट फेज़ में आपको माना जाएगा, ठीक है। तो जो भी 13 से 14 वर्ष की आयु में है वो प्री एडोलसेंस है। और अगर डिफ़ाइन करने के लिए प्री एडोलसेंस को कहा जाए तो हम कह सकते हैं जब ये लेटर चाइल्डहुड फेज़ ख़त्म हो रहा होता है, एंड हो रहा होता है और बिगनिंग हो रही होती है एडोलसेंस फेज़ की, तो उसे हम प्री एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम आगे के स्लाइड को देखते हैं, वहाँ पर क्या बोला जा रहा है। प्री एडोलसेंस फेज़ में कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल प्री एडोलसेंट फेज़ से गुजर रहा है, उनके अंदर कई सारे बदलाव होते हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो पर्सन हो सकता है तो डिप्रेशन में चला जाता है और कई सारे सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी उनमें डेवलप होने लगती है, जो हम लोग आगे के क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो आप अपने सामने वाले पर्सन को पहचान कर सको कि वो प्री एडोलसेंस फेज़ में है और कई सारे बदलाव वो महसूस करे जो बाकी उसे वो नहीं कह सकते। तो वो क्या क्या है?
सबसे पहले कि एंगर उन्हें क्या होता है, क्योंकि कई सारे चेंजेस उनमें हो रहे हैं जो कि वो सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है कई सारे बदलाव की वजह से, जो हार्मोनल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, जो वो शेयर नहीं कर पा रहे, तो इन सब की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। दूसरा होता है एनजाइटी। ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे वो अचानक से अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से वो कई सारे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, और वो बहुत सारा कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने आप में कई सारे स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, और वो ऐसा फील करते हैं कि अगर वो इस तरीके से अपने आप में चेंजेस नहीं लाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इस तरह के ख़यालात से ही वो क्या होते हैं, एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं। वो करियर एनजाइटी के बारे में परेशान हो जाते हैं, अपने लुक के बारे में परेशान होने लगते हैं। तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं प्री एडोलसेंट फेज में जो एक इंडिविजुअल फील करता है। डिफरेंस इन बिहेवियर एक पॉइंट कहा जा सकता है प्री एडोलसेंट फेज में, जहाँ पर वहाँ पे क्या होता है ना, इस एज में क्या होता है, इमोशंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। कई बार वो अलग डिफरेंटली बिहेव करते हैं, कभी वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, तो कभी दूसरे ही पल वो अपने आप में लेज़ी फील करने लगते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं ना, अचानक से बदलाव की वजह से उनके बिहेवियरल चेंजेस भी वो फील करना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई पर्सन अचानक से एंगर फील कर रहा है, एंजाइटी शो कर रहा है, या उनके व्यवहार में बदलाव आप देख रहे हो, और वो 12 टू 13 एज के बीच में है, तो आप समझ सकते हो कि वो एडोलसेंस की ओर अग्रसर है, ठीक है, वो एडोलसेंस फेज़ में आने वाला है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अचानक से डेवलप हो जाती है, क्योंकि अभी तक हम उनको क्या समझ रहे थे कि आप चाइल्डहुड फेज़ में हो, आप बच्चे हो, आपसे ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते हो, बट ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि यहाँ पे फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अचानक से वो फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो हमेशा अलर्ट होते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, कि अगर सोसाइटी में उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाना है, अपने घर में वो सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ये सब को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स या फिर हमारे सोसाइटी मेंबर्स उस एडल्ट की उस यूथ की जाने अनजाने में सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देते हैं, तो कई बार ये काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक भी हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी की कही गई है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पर वो हर तरह की चीज़ों को करना चाहते हैं, ठीक है, वो इस समय कई सारे बदलाव से गुजर रहे होते हैं, यहाँ पे कई सारे चेंजेस इनके बॉडी में हो रही होती है, और ये चेंजेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं, जिसका असर ये होता है कि ये एक पल में कुछ सोच रहे होते हैं, दूसरे पल में वो उस सोच को लेकर के अगर शॉर्ट में समझा जाए, तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब हम ये देख सकते हैं कि एक पल वो चाहेंगे कि हम डॉक्टर बने, दूसरे पल उनका थॉट रहेगा कि क्यों ना हम यूट्यूबर बन जाए। एक पल वो चाहेंगे हम इंजीनियर बने, तो दूसरे पल चाहेंगे कि क्यों ना हम डांसर बन जाए। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी उनके थॉट में नहीं होती है, कई सारी चीज़ों को वो करना चाहते हैं। तो दैट्स वाई ये एक स्टेज है जहाँ पर हम देखते हैं कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फील करते हो। नीड फॉर एक्सेप्टेंस, नीड फॉर एक्सेप्टेंस में हम क्या फील करते हैं कि यहाँ पर जो वो यूथ है वो चाहता है कि फैमिली में उसको बड़े का दर्जा दिया जाए, जैसा वो अभी तक था कि उसके ओपिनियन को नहीं लिया जाता था, उसकी बातों को वैल्यू नहीं की जाती थी। अब अचानक से वो फील करेंगे कि उनकी बातों को वैल्यू की जाए, उनकी ओपिनियन घर के डिसीज़न में लिए जाएं। तो इस तरह के वो नीड चाहते हैं, वो एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि उनको एक बड़े का दर्जा उनको दिया जाए। उसके बाद हम अगर देख रहे हैं सेक्स एंड बायोलॉजिकल नीड्स, कई सारे चेंजेस हैं, जैसा कि ये फील कह रहे थे कि यहाँ पर जो यूथ है वो कई सारे बदलाव तो महसूस करता ही है, साथ ही साथ वो अचानक से अट्रैक्शन फील करता है सेम और अपोजिट सेक्स के प्रति। तो यहाँ पर वो सेक्स और बायोलॉजिकल नीड्स जो है वो यही शो कर रहा है कि अचानक से उनका सेक्स इंस्टिंक्ट्स जो होता है वो डेवलप करने लगता है, वो सेक्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं, और वो इस दौरान कई सारे फॉरमोस्ट प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यहाँ पर
मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में क्यों ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर वो अभी अभी जस्ट अपने चाइल्डहुड फेज़ को ख़त्म करके आए हैं, जहाँ पे मोरालिटी उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। उनको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से सोसाइटी डेवलपमेंट हो सकती है और क्या करने से उनको पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ उनमें अभी भर भर के रखी हुई है, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हम देख सकते हैं कि वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। उनको ये विश्वास है कि अगर एग्ज़ाम का टाइम आया तो अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हो सकता है हम अच्छे नंबर से पास कर जाएं। तो इस तरह के थॉट्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें जानने में मदद करता है कि प्री एडोलसेंस फेज़ के कैरेक्टर्स क्या हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ आएंगे जहाँ पर हम प्री एडोलसेंस को तो डील कर चुके हैं, एडोलसेंस के कैरेक्टर्स को देखेंगे और आगे हमारी क्लासेस ऐसे सो ऑन चलते रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और सेम वही बात कि अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।